हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आज है 27 अगस्त 2024, दिन मंगलवार, बांग्ला 10 भाद्र, और आज हम लोग जानेंगे झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। झारखंड में 28 अगस्त तक राज्य में भारी बारिश की संभावना। राज्य झारखंड के उत्तर पूर्वी हिस्से में 28 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है। इसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। केंद्र के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर राज्य में देखा जाएगा। इस दौरान 28 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है, जिसमें मुख्य रूप से दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा में भारी बारिश की संभावना है, जिसे लेकर विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 27 से 28 अगस्त के बीच रांची, रामगढ़, खूंटी, सरायकेला खरसावां, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा में मध्यम से हल्के दर्जे की बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं 26 अगस्त को दोपहर बाद मौसम में बदलाव की जानकारी दी गई है। केंद्र के अनुसार इस दिन दोपहर बाद हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। राजधानी रांची की बात करें तो आने वाले 2-3 दिनों के दौरान कुछ हिस्से में धूप निकलेगी। वहीं दोपहर बाद गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। 2 सितंबर को झारखंड में बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन करेगा प्रदर्शन। झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की ओर से 2 सितंबर को झारखंड में पेट्रोल पंप बंद रखने का आह्वान किया गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह ने बताया कि डीलर्स कमीशन में वृद्धि 2017 के बाद से अभी तक नहीं हुई है, जबकि तेल के मूल्य बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है, डीलर्स की ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ी है, कम बिक्री वाले पंप बंदी की कगार पर हैं। उन्होंने मांग की है कि राज्य सरकार वैट में कटौती करे। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से अधिक वैट झारखंड में होने के कारण बिक्री प्रभावित हुई है। राज्य में 1600 पंप रखे जाएंगे बंद। झारखंड सरकार बिहार की तर्ज पर वैट रिटर्न की अनिवार्यता खत्म करे। उन्होंने कहा कि प्रदूषण जांच केंद्र पर समस्या हो रही है, तेल कंपनियों के अधिकारियों का मनमाना रवैया है, तेल डिपो में भी समस्या हो रही है। इसके बाद उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि डीलर मार्जिन को लेकर राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। डीलर और पंप कर्मी पहले काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और 2 सितंबर को पेट्रोल पंप बंद कर सांकेतिक रूप से बंद रखा जाएगा। इस बीच सभी जिले के डीलर्स अपने अपने यहां के विधायकों और सांसदों को ज्ञापन सौंपेंगे। तब भी सरकार नहीं मानी तो 2 सितंबर को राज्य के 1600 के करीब पेट्रोल पंप एक दिन के लिए बंद रहेंगे। 28 अगस्त को सीएम सरायकेला में मैया सम्मान योजना की देंगे सौगात। 28 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सरायकेला दौरा प्रस्तावित है। यहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिलों की झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के योग्य लाभुकों को सौगात देंगे। इधर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भारी भीड़ होने की संभावना को देखते हुए जिला परिवहन विभाग की ओर से 28 अगस्त को जिले में प्रवेश करने वाले कुल 6 स्थलों से सभी प्रकार के छोटे एवं बड़े व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया गया है। इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा है। बता दें कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम गम्हरिया प्रखंड के रापचा फुटबॉल मैदान में प्रस्तावित है, जहां वे कोल्हान प्रमंडल स्तरीय झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को इसकी सौगात देंगे। दुमका के आदिवासी मजदूरों को तमिलनाडु में बनाया बंधक, रिहाई के लिए मांगे जा रहे पैसे। दुमका जिले के 11 मजदूरों को तमिलनाडु में बंधक बना लिया गया है। बंधक बनाने वालों ने रुपयों की मांग भी की है। इस संबंध में मजदूरों के परिजनों ने पुलिस के पास शिकायत की है और अपनों की वापसी कराने की मांग की है। जानकारी के अनुसार दुमका के ये मजदूर तमिलनाडु में एक कपड़ा के मील में काम करने गए थे, जहां उनको बंधक बना लिया गया है और उनसे रुपये की मांग की जा रही है। साथ ही परिजनों ने बताया कि उनके साथ वहां मारपीट भी की जा रही है। इसकी सूचना मजदूरों ने खुद फोन पर दी है। एक परिवार से ऑनलाइन 15,000 रुपये भेज भी दिया है, लेकिन मजदूर को अब तक नहीं छोड़ा गया है।
मजदूरों के परिजनों ने सीएम हेमंत सोरेन से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने आवेदन के माध्यम से बताया कि तमिलनाडु में बंधक बनाए गए लोगों में दीपक पहाड़ियां, शंकर पहाड़ियां, राजू पहाड़ियां, नोरेन सोरेन, जोगेश सोरेन, मुंशी मुर्मू और राजकिशोर पहाड़ियां हैं। दरअसल सभी मजदूर 4 दिन पहले काम करने तमिलनाडु गए थे। रविवार की सुबह वे तमिलनाडु पहुंचे ही थे और चंद घंटे के बाद उन्होंने अपने परिजनों को फोन किया कि हमें बंधक बना लिया गया है। हमें यह नहीं पता चल पा रहा है कि हम कहां हैं। ये लोग हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं और पैसे मांग रहे हैं। बंधक बनाने वाले लोगों ने दुमका में उनके परिवार वालों को एक मोबाइल नंबर दिया और कहा कि तुम लोग इसमें रुपये भेजो। जब तक रुपये नहीं मिलेंगे तब तक ये सभी हमारे कब्जे में रहेंगे। धमकी मिलने के बाद दीपक पहाड़ियां के परिजनों ने दिए हुए मोबाइल नंबर पर 15,000 रुपये भेज भी दिए हैं, लेकिन अब तक दीपक को नहीं छोड़ा गया है। दुमका एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने कहा कि दुमका के कुछ लोग काम करने के लिए तमिलनाडु गए थे, जहां उन्हें बंधक बनाया गया है। हम लोग उनकी रिहाई के लिए प्रयास कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो दुमका पुलिस की टीम तमिलनाडु जाएगी। मुख्यमंत्री ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की दी बधाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को कहा कि सभी को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि जन्माष्टमी का यह पावन पर्व सभी के जीवन में खुशियां लाए, सभी स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहे, यही कामना करता हूं। एमटेक के लिए एनआईएमटी में 30 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एनआईएमटी रांची में एमटेक सेल्फ फाइनेंस कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। सोमवार को मिली जानकारी के अनुसार नामांकन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त निर्धारित है। इसमें 4 डिपार्टमेंट के 5 विषयों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें फाउंड्री फोर्ज टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल मेटलर्जी, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी शामिल है। इसके लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये निर्धारित है। टाटानगर हटिया और हटिया खड़गपुर ट्रेनों का परिचालन 31 तक प्रभावित। राज्य से चलने वाली कुछ ट्रेनें 31 अगस्त तक प्रभावित रहेंगी, क्योंकि दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में विकास कार्य के लिए रोलिंग ब्लॉक लिया जाएगा। रांची रेल मंडल के मुताबिक ट्रेन संख्या 18601 टाटानगर हटिया एक्सप्रेस 28, 30 और 31 अगस्त को अपने निर्धारित मार्ग चांडिल, पुरुलिया, कोटशिला, मूरी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग चांडिल, गुंडा बिहार, मूरी होकर चलेगी। ट्रेन संख्या 18035 और 18036 खड़गपुर हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस 29 अगस्त को आद्रा स्टेशन पर आंशिक समापन और आंशिक प्रारंभ होगा। इन ट्रेनों का आद्रा हटिया आद्रा के बीच परिचालन रद्द रहेगा। चंपाई की बगावत से भाजपा को होगा फायदा। फिर दिल्ली निकले टाइगर की अगली मंजिल क्या है? पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन एक बार फिर दिल्ली दौरे पर हैं। चंपाई सोरेन एक बार फिर कोलकाता के रास्ते दिल्ली निकले हैं। एक हफ्ता पहले जब चंपाई सोरेन दिल्ली दौरे पर थे, तब उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिल्ली से वापस आने के बाद उनके ही द्वारा दिए गए 3 विकल्पों में से एक नई पार्टी बनाने की चर्चा भी जोरों पर कुछ दिन रही, लेकिन उनका एक बार फिर से दिल्ली दौरा राजनीतिक हलकों में संशय पैदा कर रहा है कि वाकई में चंपाई सोरेन करने क्या जा रहे हैं। कहीं वह भाजपा में शामिल होने के इरादे से दिल्ली तो नहीं गए हैं? यह अटकल कुछ ज्यादा ही पक्की लग रही है, क्योंकि इस बार उनके साथ 20 लोग भी गए हैं। हालांकि जामुमो से निष्कासित लोबिन हेम्ब्रम अभी झारखंड में अपने आवास पर ही है, जबकि इनके भी भाजपा में शामिल होने की बात कही जा रही है। बता दें कि चंपाई सोरेन ने अपने लिए 3 विकल्प रखे थे। पहला, राजनीति से संन्यास। दूसरा, नई पार्टी बनाकर विधानसभा चुनाव लड़ना। और तीसरा, बीजेपी में शामिल होना। चंपाई सोरेन जिस प्रकार से राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, इसलिए उनके राजनीति से संन्यास लेने का विकल्प तो खुद ही खारिज हो जाता है। लेकिन अब भी 2 विकल्प बचे हुए हैं। लेकिन चंपाई सोरेन जब तक खुद इसका ऐलान नहीं करते, यह समझना मुश्किल है कि उनकी अगली राजनीतिक चाल कौन सी होगी। मगर हैरत करने वाली बात यह है कि अब तक न तो उन्होंने पार्टी छोड़ी है और न ही मंत्रिपद का त्याग किया है। बता दें कि अपने दिल्ली दौरे के दौरान चंपाई सोरेन ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाए जाने को लेकर
अपनी पीड़ा व्यक्त की थी। उन्होंने दावा किया था कि उन्हें अपमानजनक तरीके से पद से हटाया गया। वह अपने सम्मान की लड़ाई के बहाने पूरे कोल्हान की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। यही कारण है कि अगला कदम उठाने के पहले चंपाई सोरेन ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का दौरा भी किया। चंपाई सोरेन की बगावत भाजपा को कोल्हान में देगी मजबूती। 2019 के विधानसभा चुनाव में एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई। भाजपा के लिए शायद चंपाई सोरेन की बगावत एक राजनीतिक अवसर हो सकता है। ऐसा इसलिए कि अगर चंपाई सोरेन नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ते हैं तो इसका सीधा नुकसान झामुमो को होना तय है। फिर चंपाई सोरेन नई पार्टी के रूप में कुछ सीटें जीत भी जाते हैं। एनडीए इसे अपने लिए अवसर के रूप में देख सकता है। और अगर चंपाई सोरेन भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो भाजपा यह उम्मीद कर सकती है कि चंपाई के समर्थकों से कोल्हान में उसकी जीत सुनिश्चित हो सकती है। रोरो नदी में नहाने गईं, 2 बहनों में से एक की डूबने से मौत, शव की तलाश जारी। चाईबासा में रोरो नदी में नहाने गई 2 बहनों में से एक की डूबने से मौत हो गई है। हालांकि शव को अभी तक बरामद नहीं किया जा सका है। गोताखोरों द्वारा डूबी लड़की के शव की तलाश की जा रही है। डूबने वाली लड़की का नाम जिक्रा खान था। वह 13 साल की थी, जबकि उसकी बड़ी बहन नयाब गौहर को बचा लिया गया है। यह घटना सोमवार की सुबह करीब 7:30 बजे हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों बहनें सुबह नहाने आई थीं। मां का देहांत हो चुका है और पिता बच्चन खान चालक का काम करते हैं। वह किसी काम से वाराणसी गए हुए हैं। उन्होंने अपने रिश्तेदार शाहीन परवीन को बच्चियों की देखरेख की जिम्मेदारी दी थी। जब दोनों बच्चियां नदी नहाने आईं तो शाहीन परवीन भी पीछे पीछे आई। जिक्रा नदी में डूबने लगी तो बड़ी बहन ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी गहरा होने के कारण वह भी डूबने लगी। तब शाहीन परवीन बच्चियों को बचाने के लिए नदी में कूद गई। बड़ी बहन को तो बचा लिया, लेकिन छोटी डूब गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मोहल्ले के लोग और रिश्तेदार नदी किनारे पहुंच गए। पुलिस को सूचना दी गई। गोताखोर पहुंच गए। डूबी हुई बच्ची के शव की खोजबीन अभी भी जारी है। संताल में घुसपैठ पर 6 जिलों के डीसी की रिपोर्ट से हाईकोर्ट असंतुष्ट, आदिवासियों की संख्या घटने का कारण पूछा। संताल परगना में बांग्लादेश घुसपैठ को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर संताल परगना के 6 उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों यानी एसपी ने जो रिपोर्ट दाखिल की है उससे वह संतुष्ट नहीं है। पुलिस अधिकारियों द्वारा जो हलफनामा अदालत में दाखिल किया गया है उसमें यह तो बताया गया है कि संताल परगना में कोई घुसपैठ नहीं हो रही है, लेकिन हाई कोर्ट यह जानना चाह रहा है कि अगर घुसपैठ नहीं हो रही है तो फिर इन इलाकों में आदिवासियों की संख्या घट क्यों रही है। अब इन अधिकारियों को आदिवासियों की घटती संख्या का जवाब देना है। हाई कोर्ट में अब अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। बता दें कि दानियाल दानिश द्वारा एक जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसकी सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है। हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने 22 अगस्त को 5 पन्नों के अपने आदेश में केंद्र सरकार की एजेंसियों द्वारा जवाब देने के लिए समय मांगे जाने पर भी नाराजगी जताई है। जनहित याचिका पर हुई सुनवाई के आदेश की विस्तृत कॉपी हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। हाईकोर्ट ने संताल के जिला उपायुक्तों से यह भी जानना चाहा कि किस आधार पर वहां मतदाता पहचान बनाए जा रहे हैं। इसकी बिंदुवार जानकारी उपायुक्तों से हाईकोर्ट ने मांगी है। इस मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को है। आप B2B न्यूज झारखंड चैनल पर हर रोज बने रहिए, आपको सब जानकारी मिलते रहेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मंत्री इरफान ने पालने में नंद गोपाल को झुलाया, दिया कृष्ण भक्ति का संदेश। देश विदेश में बीते कल कृष्ण जन्माष्टमी की धूम था। मंदिरों में ही नहीं, लोग घरों में भी पूरी श्रद्धा के साथ भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की आराधना किए। ऐसे में झारखंड सरकार में शामिल मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी भला कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी पूरे भक्तिभाव के साथ पालने में विराजमान नंद गोपाल को अपने हाथों से झुलाया। एक्स पर वीडियो जारी करते हुए इस मौके पर मंत्री इरफान अंसारी ने कृष्ण जन्माष्टमी पर आमजन को संदेश भी दिया। उन्होंने लिखा, उनकी बांसुरी की धुन सभी को मोहित कर देती है। हम रुककर सुनते हैं
और अपनी सभी चिंताओं को भूल जाने पर मजबूर हो जाते हैं। उनकी दिव्य शक्ति के आगे हम नतमस्तक होते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हजारीबाग में 2 मालवाहक वाहन भिड़े, एक चालक की मौत। विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र स्थित भेलवारा के पास सोमवार की अहले सुबह विपरीत दिशा आ रहे 2 भारी मालवाहक वाहन आपस में भिड़ गए। इनमें एक पर कोयला लदा था और दूसरा खाली था। इस भिड़ंत में एक चालक की मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसकी आवाज सुनकर भेलवारा के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य में जुट गए। दोनों वाहनों के बुरी तरह घायल चालक अपने अपने वाहनों के केबिन में फंसे हुए थे। उनकी कमर के नीचे के हिस्से दबे हुए थे। इनको निकालना ग्रामीणों के बूते से बाहर था। घटना की सूचना विष्णुगढ़ पुलिस को दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। आसपास के अन्य ग्रामीण भी जुटे। क्रेन और जेसीबी की मदद से ट्रकों को अलग कर चालकों को निकाला गया। दोनों को इलाज के लिए सीएचसी लाया गया, जहां से दोनों को प्राथमिक उपचार देने के बाद हजारीबाग रेफर कर दिया गया, मगर चालक हमीद अंसारी की रास्ते में मौत हो गई। मृतक चालक मांडू का बताया गया है। वैसे भेलवारा और आसपास के NH 522 के इलाके को अब एक्सीडेंटल जोन के तौर पर देखा जाने लगा है। हजारीबाग बगोदर NH के बन्हे मोड़ से विष्णुगढ़ के 8 मील के बीच अक्सर सड़क हादसे होते रहते हैं। लातेहार में अवैध बालू लदा ट्रैक्टर जब्त 2 पर प्राथमिकी दर्ज। रविवार की रात लगभग 11 बजे बरवाडीह अंचलाधिकारी मनोज कुमार के नेतृत्व में बरवाडीह थाना प्रभारी राधेश्याम कुमार ने अवैध बालू उत्खनन व परिवहन के खिलाफ छापामारी अभियान चलाया। इस दौरान बरवाडीह मंडल मार्ग सिंचाई विभाग के पास से अवैध बालू से लदा एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया। थाना प्रभारी राधेश्याम ने बताया कि बरवाडीह अंचलाधिकारी मनोज कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के कई इलाकों में रात को अवैध बालू माफियाओं द्वारा धड़ल्ले से कारोबार किया जा रहा है। इसे लेकर बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई। फिलहाल ट्रैक्टर मालिक और चालक पर अज्ञात प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। बालू माफिया के खिलाफ प्रशासन का छापेमारी अभियान जारी रहेगा। MGM पुलिस ने फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चल रहे ट्रेलर को किया जब्त। MGM थाना की पुलिस ने सोमवार को फर्जी रजिस्ट्रेशन एवं चेसिस नंबर लगाकर चल रहे एक ट्रेलर संख्या BRO4 GB 6970 को जब्त किया। उक्त ट्रेलर NH 33 पर भिलाई पहाड़ के समीप खड़ा था। उसी दौरान उक्त नंबर के ट्रेलर के मालिक राकेश कुमार के बहनोई ब्रजेश राय की नजर गाड़ी पर पड़ी। उन्होंने समीप जाकर देखा तो पाया कि ट्रेलर उनका नहीं है, लेकिन उस पर लगा रजिस्ट्रेशन नंबर उनके ट्रेलर का है। उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी 100 नंबर पर डायल करके पुलिस को दी। थोड़ी देर बाद MGM थाना की पुलिस आई तथा छानबीन की। ब्रजेश राय ने बताया कि फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चल रहे ट्रेलर पर प्रतीक लॉजिस्टिक जमशेदपुर का लोगो लगा है। उन्होंने कहा कि बरामद ट्रेलर बडबिल व टाटा के बीच चलती है, जिसका कई बार चालान बना है। चालान बनने की जानकारी गाड़ी नंबर के आधार पर उन्हें मालूम चल जाती थी। हालांकि उनकी गाड़ी गुवाहाटी में चलती है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। भंडरा में 5वीं बार 27 हाथियों से झुंड की धमक से ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग का प्रयास नाकाफी। भंडरा प्रखंड क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक जारी है। रविवार देर रात क्षेत्र में फिर से करीब 27 हाथियों के झुंड के अचानक आगमन ने भंडरा प्रखंड क्षेत्र वासियों के होश उड़ा दिए हैं। उल्लेखनीय है कि जंगली हाथियों के इस झुंड का भंडरा प्रखंड क्षेत्र में लगातार 5वीं बार आगमन होने से लोग सकते में हैं। भंडरा प्रखंड क्षेत्र में पहुंची हाथियों के झुंड ने कई गरीबों के आशियाने को ध्वस्त कर बेघर कर डाला है। वहीं कैरो प्रखंड अंतर्गत ग्राम नरौली होते हुए भंडरा प्रखंड क्षेत्र पहुंचे हाथियों के झुंड ने सैकड़ों किसानों के धान की खेती को नुकसान पहुंचाया है। इधर इसकी जानकारी वन विभाग और ग्रामीणों को लगी तो उसे खदेड़ने का सार्थक प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हाथियों का झुंड क्षेत्र छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि बीते देर रात्रि फिर से भंडरा प्रखंड क्षेत्र के बंडा, आकाशी, कुम्हरिया, कसपुर, नौडीहा, पजरी, बिटपी, सेमरा होते हुए तिलसरी पथरा में हाथियों का झुंड अड्डा जमाए हुए है।
इससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया है, जिससे क्षेत्र के लोगों में खौफ बना हुआ है। यहां पर हाथियों के इस झुंड ने फिर से गरीबों के मकान और दुकान को तोड़कर नुकसान पहुंचाया है। भंडरा प्रखंड क्षेत्र के ग्रामीणों का कहना है कि विगत 4 महीने से लगातार जंगली हाथियों के झुंड ने गरीबों के घर ध्वस्त कर दिए हैं। साथ ही किसानों के फसलों को रौंदकर कमर तोड़कर रख दिया है। ग्रामीणों के मुताबिक जंगली हाथियों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए वन विभाग द्वारा किया जा रहा रेस्क्यू महज खानापूर्ति बनकर रह गया है। यदि वन विभाग सकारात्मक भूमिका निभाता तो अभी तक जंगली हाथियों के इस झुंड को नियंत्रित और सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा सकता था, लेकिन वन विभाग हाथियों को रेस्क्यू करने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति कर रही है। गांव वालों का कहना है कि शाम ढलने के बाद शुरू हुई रेस्क्यू आधे घंटे से 45 मिनट में ही खत्म हो जाता है। ग्रामीणों के अनुसार लगातार गजराजों की टोली द्वारा किसानों के फसलों एवं घरों को तोड़फोड़ करने से अब तक 25 लाख रुपये से भी अधिक का नुकसान हो चुका है। इसके बाद भी वन विभाग की टीम कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि रेस्क्यू के नाम पर वन विभाग सिर्फ खानापूर्ति कर रही है, जिसका खामियाजा किसानों और गरीब परिवार को भुगतना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों का झुंड रात के समय में जब से जंगल से निकलकर भंडरा क्षेत्र में पहुंचा है, लोग दहशत और खौफ से रत जगा करने को मजबूर हैं। यहां पर वन विभाग के लचर रवैया से क्षेत्रवासियों में दिन ब दिन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। गांव वालों का कहना है कि भंडरा क्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात बरकरार है और वन विभाग की टीम कुंभकर्ण की गहरी नींद में सोई हुई है। इससे क्षेत्रवासियों में वन विभाग के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लाल पानी रोकने के लिए 10 करोड़ की लागत से बनेगा चेक डैम। सेल प्रबंधन गुव्वा खदान से निकलने वाली लाल मिट्टी युक्त प्रदूषित पानी, लौह चूर्ण व पत्थर बहने पर रोक लगाने के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से चेक डैम बनाएगा। यह आश्वासन प्रबंधन ने सोमवार को सारंडा के ग्रामीणों को सोमवार को हुई बैठक में दिया। सारंडा के विभिन्न गांवों के मुंडा व ग्रामीणों ने मजदूर नेता रामा पांडेय के साथ सेल की गुव्वा खदान प्रबंधन से सोमवार को मुलाकात की। इस वार्ता के दौरान ग्रामीण मुंडाओं ने गुव्वा खदान के रानी छुआ पहाड़ी क्षेत्र से निरंतर आ रही लाल मिट्टी, लौह चूर्ण, पत्थर आदि पर स्थायी रोक लगाने, खदान से प्रभावित गांवों के बेरोजगारों को नौकरी तथा रोजगार देने की मांग की। इसके अलावा गांव के बीमार मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने हेतु एम्बुलेंस नहीं उपलब्ध कराने पर निजी वाहन से जाने पर उसका भाड़ा इलाज के खर्च में एडजस्ट करने, कोई दवा बाहर से खरीदनी पड़े तो उसका पैसा देने, जो गुटू सरना स्थल का बाउंड्री, गांवों में सामुदायिक भवन बनाने, सेल द्वारा एनजीओ के माध्यम से संचालित एम्बुलेंस को हर गांव में रोस्टर के अनुसार निश्चित समय पर भेजकर चिकित्सा कैंप लगाने, पारंपरिक वाद्य यंत्र CSR के तहत गांवों में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने आदि की मांगें रखीं। इस पर प्रबंधन ने कहा कि लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से रानी छुआओं क्षेत्र में बड़ा चेक डैम का निर्माण कराया जाएगा। इससे खदान की लाल पानी व मिट्टी जंगल व गांव क्षेत्र में जाने से रोका जाएगा। अन्य मांगों पर उच्च अधिकारियों से बात कर उसका चरणबद्ध तरीके से समाधान होगा। इस वार्ता में गुवा के महाप्रबंधक CSR अरुण कुमार, उप महाप्रबंधक डा TC आनंद, मजदूर नेता रामा पांडेय, छोटा नगरा मुंडा विनोद बारिक, बाई हाथू मुंडा चिंतामणि चांपिया, जोजो गुटू मुंडा कानूराम देवगम, काशिया पेचा मुंडा नंदलाल सुरीन, मंगता सुरीन, राजेश सांडिल के अलावे तितली घाट आदि गांवों के ग्रामीण शामिल थे। धनबाद जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, महिला घायल। भूली OP क्षेत्र के पांडरपाला में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें एक महिला घायल हो गई। घायल अंजुम खातून का इलाज SNMMCH में चल रहा है। अंजुम खातून ने बताया कि घर के बंटवारे को लेकर परिवार में विवाद चल रहा है। बंटवारे को लेकर परिवार के लोग उसके साथ 2 बार मारपीट कर चुके हैं। रविवार की देर शाम भी उन लोगों ने मारपीट की। महिला ने मामले की शिकायत भूली OP में की है। OP प्रभारी ने बताया कि 3 डिसमिल पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद है। परिवार में 10 सदस्य हैं, जिनमें 7 भाई व 3 बहन हैं। सभी लोग जमीन व घर में हिस्सा मांग रहे हैं। सहमति नहीं बनने की वजह से उन लोगों में आपस में ही मारपीट हो गई।
दोनों ओर से मारपीट की शिकायत मिलने के बाद एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जो भी दोषी होगा उस पर कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मुआवजा राशि को लेकर हुई थी रामगढ़ में संजय की हत्या, 5 अपराधी गिरफ्तार। बीते 23 अगस्त को रामगढ़ जिला के कुज्जू ओपी के पास संजय बेदिया नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एसपी अजय कुमार के निर्देश पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों ने बताया कि मुआवजा के पैसे को लेकर संजय की हत्या की गई थी। जिन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया उसमें मुख्य आरोपी धर्मेंद्र बेदिया, सुभाष बेदिया, करण उरांव, अमन कुमार और उमेश बेदिया शामिल है। इनके पास से हत्या में प्रयुक्त एक देशी पिस्टल और गोली बरामद किया गया। गिरफ्तार अपराधी करण और सुभाष का रांची, रामगढ़ और हजारीबाग जिले में आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस की जांच में पता चला कि करीब 1 वर्ष पूर्व मुख्य आरोपी धर्मेंद्र बेदिया भारतमाला प्रोजेक्ट और अन्य सरकार द्वारा अधिगृहित जमीन के एवज में 3 करोड़ रुपया की राशि प्राप्त हुआ था, जिसमें मृतक संजय बेदिया को कम राशि दी गई थी, जिससे संजय अपने हिस्से की राशि की मांग कर रहा था। लेकिन धर्मेंद्र बेदिया पैसा देना नहीं चाहता था, जिस कारण धर्मेंद्र बेदिया ने संजय बेदिया की हत्या करवाने के उद्देश्य से अपने फुफेरे भाई सुभाष बेदिया और उसके अन्य साथियों के साथ मिलकर संजय बेदिया की हत्या कर दी। लातेहार बाजकुम में ट्रैक्टर पलटने से किसान की दबकर मौत। सदर थाना क्षेत्र के बाजकुम गांव क्षेत्र में रविवार को ट्रैक्टर दुर्घटना में एक युवा किसान की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बाजकुम ग्राम का शिव शंकर यादव 22 वर्ष खेत की जुताई करने गया था। खेत में काम करने के बाद वह ट्रैक्टर से घर लौट रहा था, लेकिन घर पहुंचने से 1 किलोमीटर पहले ही ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया और ट्रैक्टर के नीचे दब गया। स्थानीय लोग यह देखकर उसकी मदद के लिए दौड़े और उसे बाहर निकालने का प्रयास करने लगे, लेकिन जब तक उस बाहर निकाला जाता बहुत देर हो चुकी थी। ट्रैक्टर में दबकर उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना उसके परिजन व पुलिस को दी। शिवशंकर अपने घर का इकलौता चिराग था। उसकी मौत की खबर सुनकर वे दहाड़े मारकर रोने लगे। पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिन्हा के निर्देश पर पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाई। दुर्घटना की खबर सुनकर कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पंकज तिवारी व विधायक प्रतिनिधि हरिशंकर यादव सदर अस्पताल पहुंचे। पंकज ने बताया कि मृतक अपने माता पिता का एकलौता पुत्र था। दोनों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की। विधायक प्रतिनिधि हरिशंकर ने कहा कि मामले से विधायक रामचंद्र सिंह को अवगत कराया है। उन्होंने घटना पर दुख प्रकट करते हुए पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने की बात कही है। धनबाद, हेमंत सरकार के खिलाफ आजसू ने तोपचांची में निकाली पदयात्रा। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ आजसू पार्टी ने सोमवार को तोपचांची में पदयात्रा निकाली। पदयात्रा का नेतृत्व आजसू के धनबाद जिला अध्यक्ष हलधर महतो कर रहे थे। पदयात्रा तोपचांची शिव मंदिर से शुरू होकर तोपचांची व दुमदुमी पंचायत के विभिन्न गांवों व टोलों में गई। हलधर महतो ने कहा कि हेमंत सरकार ने युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया है। सदानंद महतो ने सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि तोपचांची प्रखंड व अंचल कार्यालय में लूट मची है। स्वास्थ्य व्यवस्था भी पूरी तरह चौपट है। पदयात्रा में आजसू पार्टी के रमेश मुनि, प्रमोद महातो, रामचंद्र ठाकुर, रमेश जायसवाल, धीरेन्द्र राम, प्रेमचंद महातो, कमल डे, शंकर साव, मधुसूदन महतो, त्रिवेणी महतो, देवनारायण महतो, अमर भारती, सरयू प्रसाद महतो, बिंदेश्वरी महतो, विनोद महतो आदि शामिल थे। चतरा, बारिश में गिरा मजदूर का घर, मदद की लगाई गुहार। मयूरहंड प्रखंड क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण फुलांग पंचायत अंतर्गत बांसड़ीह निवासी अतिमा खातून पति कयूम मियां का कच्चा मकान धराशायी हो गया। इससे पीड़ित परिवार के समक्ष सिर छिपाने की समस्या हो गई है। पीड़ित परिवार बच्चों संग दूसरे के घर शरण लेने को विवश है। पीड़िता की माली हालत इतनी ज्यादा खराब है कि अपने जीर्ण शीर्ण कच्चे मकान पर प्लास्टिक डालकर किसी तरह बच्चों के साथ जीवनयापन कर रही थी, परंतु लगातार हो रही बारिश के कारण कच्चा मकान धराशायी हो गया।
पीड़िता दिहाड़ी मजदूरी कर किसी तरह परिवार का भरण पोषण कर रही थी। पीड़िता ने पंचायत की मुखिया रेणु देवी के अलावा अंचल अधिकारी व थाने में आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई है। सबसे बड़ी विडंबना है कि इस तरह के जरूरतमंद लोगों को अभी तक प्रधानमंत्री आवास एवं अबुआ आवास मुहैया नहीं कराया जा सका है। इससे जिम्मेदार जनप्रतिनिधि एवं प्रखंड व जिला प्रशासन की कथनी व करनी का पता चलता है। आखिर ऐसे पीड़ित लाभुकों को आवास जैसी महत्वपूर्ण योजना से लाभान्वित नहीं करना क्या कहलाता है? आज भी गैर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि व प्रशासन के रवैया से दर्जनों योग्य लाभुक जर्जर आवास में रहने को मजबूर हैं या दूसरे के घरों में शरण लेने को विवश हैं। मानगो में मां बेटी के साथ मारपीट, लज्जा भंग करने की कोशिश। मानगो थानांतर्गत पोस्ट ऑफिस रोड में सोमवार की सुबह दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने महिला, उसकी बेटी एवं परिवार के दो अन्य सदस्यों को मारपीट कर जख्मी कर दिया। जख्मी मां बेटी ने बताया कि मारपीट करने वाले सुनील गौड़, सूरज, पप्पू, रौनक, अरुण, बाबू आदि उसे तथा उसकी बेटी की लज्जा भंग करने की कोशिश की। हंगामा सुनकर अगल बगल के लोग झूठ गए। इसी बीच पुलिस भी आ गई, जिसके बाद सभी फरार हो गए। घायल मां बेटी को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला ने बताया कि कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर वह अपना घर धो रही थी। घर का पानी समीप स्थित मंदिर के पास पहुंच गया, जिसे देखते हुए सभी आरोपी महिला के घर पहुंच गए तथा मारपीट करने लगे। दूसरी ओर इस घटना में दोनों ओर से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने दोनों पक्षों से दो लोगों को हिरासत में लिया है। गिरिडीह अवैध माइका लदे, 2 ट्रक डुमरी से जब्त, चालक खलासी गिरफ्तार। डुमरी एसडीपीओ के नेतृत्व में डुमरी व निमिया घाट थाने की पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर जीटी रोड NH2 पर अवैध अभ्रक लदे 2 ट्रकों को जब्त किया है। पुलिस ने जीटी रोड पर कुलगो टोल प्लाजा के पास रविवार की रात वाहन चेकिंग के दौरान दोनों ट्रकों को जब्त किया। अभ्रक लदे ट्रक डोमचांच से कोलकाता जा रहे थे। जिला खनन कार्यालय की जांच में ट्रकों पर लदा अभ्रक माइका अवैध पाया गया। खान निरीक्षक की जांच रिपोर्ट के आधार पर दोनों ट्रकों के मालिक, चालक, खलासी व अवैध अभ्रक कारोबार में लिप्त व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने दोनों ट्रकों के चालक व खलासी को गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया। गिरफ्तार चालक सुनील कुमार यादव बिहार के गया जिले का, राजू यादव कोडरमा के निमाड़ीह का, जबकि खलासी दिलीप यादव निमाड़ीह का रहने वाला है। धनबाद लायंस क्लब गोविंदपुर के शिविर में 40 मरीजों की मुफ्त जांच। लायंस क्लब ऑफ गोविंदपुर की ओर से सोमवार को श्याम वाटिका कॉलोनी में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। शिविर में डॉक्टर शशि भूषण सिंह ने 40 मरीजों की जांच की। उन्हें जरूरी दवाएं भी मुफ्त दी गईं। क्लब अध्यक्ष संदीप विश्वकर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य जांच शिविर हर माह आयोजित किया जाएगा। आयोजन में क्लब के रीजन चेयरपर्सन कमल कुमार अग्रवाल, संदीप विश्वकर्मा, रोशन अग्रवाल, अनुराग, प्रदीप आदि का सहयोग रहा।